नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 19 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 18 और 19 मार्च के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकता है और इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। इसमें दोस्तों आपको लगभग MP करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और ये ओनली MP करंट अफेयर से रहेंगे दोस्तों। MCQ फॉर्म में रहेगा और सारे क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की भी PDF अवेलेबल है। डेज की बात करें हम तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 12 मार्च को दांडी कूच दिवस मनाया गया था। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया था। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था और 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध निर्माणी दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। दोस्तों आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है और भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कि कोलकाता के कोसीपुर में है, तो इसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था और OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दुनिया का 37वां सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भारत के चौथे रक्षा बल और सशस्त्र बलों के पीछे की सेना के रूप में भी जाना जाता है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम कर रहा है। भारतीय आयुध निर्माणियां सभी 3 भारतीय सशस्त्र बलों कौन कौन से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को उत्पादों की आपूर्ति करता है। आर्म्स एंड एमुनेशन, वेपन स्पर्स, केमिकल्स एंड एक्सप्लोसिव्स, पैराशूट, लेदर और क्लोथिंग आइटम 30 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। और दोस्तों अभी हमारे आयुध निर्माण के महानिदेशक और अध्यक्ष कौन है तो ये है CS विश्वकर्मा और आयुध निर्माणी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है तो ये कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में 21 से 27 मार्च 2022 तक कितने वर्ष के बच्चों के लिए स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजित की जाएगी दोस्तों तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में दोस्तों 21 से 27 मार्च 2022 तक 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजित की जाएगी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या क्या रहेगा दोस्तों तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुद्दों के साथ बड़े पैमाने पर समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना, 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की लंबाई और उम्र का डाटा संकलित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश एवं सभी जिलों से स्टडिंग वेस्टर्ड कम वजन के बच्चों का चिन्हांकन हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में मन का मोगरा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है तो ये हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग और हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री उषा ठाकुर ने किया है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C। और दोस्तों मन का मोगरा की पुस्तक की लेखिका कौन है तो ये है डॉक्टर साधना गंगराड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा FSSI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसकी ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में देश के टॉप 11 में से मध्य प्रदेश के कितने शहर चयनित हुए दोस्तों तो मध्य प्रदेश के 4 शहर चयनित हुए हैं, ठीक है। हमारे देश के दोस्तों 11 शहरों में से हमारे मध्य प्रदेश के 4 शहर चयनित हुए, वो कौन कौन से हैं तो एक तो ग्वालियर है और एक सागर है और एक इंदौर है और एक उज्जैन है, ठीक है। तो ये 4 शहर चयनित हुए दोस्तों। यहाँ बात करें हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों यानी FSSAI के बारे में, तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है दोस्तों राजेश भूषण है और इसके अभी CEO कौन है अरुण सिंघल है। देश में प्रथम सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले प्रदेश के संस्थानों में ईट राइट कैंपस प्राप्त करने वाला प्रथम एयरपोर्ट कौन सा है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल है। भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम मंदिर कौन सा है तो ये भी महाकाल मंदिर है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है शिप्रा नदी के किनारे है। भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली प्रथम मस्जिद या दरगाह कौन सी है दोस्तों दरगाह ए हकीमी है जो कि बुरहानपुर में है। ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम स्कूल कौन सा है तो ये सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर है।
एड राइट कैंपस प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश इनकम टैक्स ऑफिस कौन सा है? भोपाल का है। एड राइट कैंपस प्राप्त करने वाला प्रथम मुख्य बहादुर संस्थान कहां का है? ये शासकीय मुख्य बहादुर विद्यालय रीवा का है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 26 फरवरी 2021 को। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 फरवरी 2021। और इसका प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2014 से। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, तो इनके द्वारा बताया गया है कि अभी मध्य प्रदेश में 26 फरवरी 2021 से अभी तक 1 करोड़ थाली का वितरण किया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वितीय चरण में 26 फरवरी 2021 से अभी तक 1 करोड़ भोजन थाली का वितरण किया जा चुका है। और मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान 12 अप्रैल से 27 जून 2021 तक लागू लॉकडाउन में 27,19,000 लोगों को रसोई केंद्रों में भोजन कराया गया और रसोई केंद्रों से भोजन का वितरण सतत जारी है। राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 फरवरी 2021 को दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ की गई थी। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों एवं 6 धार्मिक नगरी मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में 100 रसोई केंद्रों का संचालन आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में हमारे मध्य प्रदेश की किस नदी को शामिल किया गया दोस्तों? तो ये क्या है? नर्मदा नदी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नर्मदा नदी को। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जारी की गई है। बात करें हम सबसे पहले नर्मदा नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 1312 किलोमीटर होती है संपूर्ण लंबाई इसकी देखें तो। और इसकी लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? अमरकंटक। अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दोस्तों अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? एक तो सोन नदी और एक है नर्मदा नदी। मुहाना इसका कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है ये। और सहायक नदी कौन कौन सी है? हिरन, तंबोली, बनास, चंद्रकेसर, कानर, वंदना, तवा, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश को दोस्तों नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम मैप में देखें तो ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर है अमरकंटक। तो यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर है ताप्ती नदी दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई तहसील से निकलती है। ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो हमारे देश की दोस्तों 2 नदियां जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो कौन कौन सी है? तो वो एक नर्मदा नदी है, एक ताप्ती नदी है। एक और नदी है दोस्तों माही नदी। माही नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये हमारे देश की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों हम। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पर गुजरती है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है एवं भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और तीसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। चौथी सबसे बड़ी नदी यमुना है। और 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? तो ये नर्मदा है। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल है। तीसरी सबसे बड़ी नदी सोन है। चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती है। और 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? बेतवा है। प्रख्यात ब्लॉग भूगोलविद टालमी ने नर्मदा नदी को नामादोष कहा है। और नर्मदा शिप्रा का संगम उज्जैनी में दोस्तों। उज्जैनी कहां पर? इंदौर में हुआ है। ये दोस्तों हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से वानिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा को शामिल किया गया है। और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 13 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी शामिल है। परियोजना के अंतर्गत 202 सहायक नदियां सहित 13 नदियों की लंबाई 42,830 किलोमीटर है।
ये 13 नदियां सामूहिक रूप से 18,90,110 किलोमीटर के कुल बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करती है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 57.45% है। और दोस्तों यह परियोजना रिपोर्ट एक बहुस्तरीय, बहुहितधारक, बहुविषयक और समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है, ताकि अविरल धारा, निर्मल धारा और पारिस्थितिक कायाकल्प के व्यापक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। डीपीआर 3 प्रकार के परिदृश्यों में वानिकी हस्तक्षेप और आर्द्र भूमि प्रबंधन के लिए एक समग्र रिवरस्केप दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का पहचान करता है। वानिकी के जरिए दोस्तों 13 नदियों के संरक्षण के तहत नदियों के दोनों किनारों पर सघन पौधरोपण किया जाएगा और इससे वन क्षेत्र में 7,417.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रस्तावित हस्तक्षेप से 10 साल पुराने वृक्षारोपण से 50.21 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तथा 20 साल पुराने वृक्षारोपण से 74.76 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में मदद मिलेगी। और 13 नदियों के परिदृश्य में प्रस्तावित हस्तक्षेप से प्रति वर्ष 1889 मिलियन घन मीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तथा तलछट के जमा होने में प्रति वर्ष 64,83,114 घन मीटर की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज है, इसकी शुरुआत दोस्तों 2020 से हुई थी और जो फर्स्ट टाइटल है वो भी किसके द्वारा जीता गया था? तो ये इंडिया के द्वारा जीता गया था। और होस्ट कंट्री कौन सी है दोस्तों? तो वो भी इंडिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की बात करें तो एक T20 सीरीज है दोस्तों। इसकी होस्ट कंट्री इंडिया है। पहला चैंपियंस कौन रहा था? तो ये हमारा देश इंडिया रहा था। दोस्तों महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, ब्रायन लारा और ब्रेटली जैसे दिग्गज क्रिकेटर इंदौर में मैच खेलते नजर आएंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के आयोजन के लिए इंदौर सहित लखनऊ, हैदराबाद, विशाखापट्टनम को चुना गया है और टूर्नामेंट दोस्तों मई से जून में खेला जाएगा। सचिन 2000 से 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे खेलने के लिए इंदौर आए थे और नेहरू स्टेडियम में सचिन ने 125 गेंदों में 139 रन बनाकर वनडे करियर में 10,000 रन पूरे किए थे। और होलकर स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग के द्वारा दोस्तों 2011 में वनडे में दोहरा शतक जमाया था। और इसी मैदान पर 2008 में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 118 रन की पारी खेली थी। होलकर स्टेडियम ने भारत की जीत रिकॉर्ड 100% रही है दोस्तों। और अब तक इस मैदान पर 5 वनडे, 2 टेस्ट और 2 T20 मैच खेले गए हैं। और देखिए दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1941 में हुई थी। ठीक, तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट के प्रमुख 2 स्टेडियम कौन कौन से हैं? दूसरा राज्य होलकर स्टेडियम है और एक नेहरू स्टेडियम है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट का सबसे पुराना क्लब पारसी क्लब कहां पर था? ये भी इंदौर में था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी कावेरी डिमर थाईलैंड में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। तो दोस्तों आपको बताना है इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कावेरी डिमर को 11 लाख रुपए की राशि पुरस्कार राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली सुश्री कावेरी डिमर को 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली चैंपियनशिप सुश्री कावेरी 24 से 27 मार्च 2022 तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भी सम्मिलित होगी। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की सीहोर जिले के ग्राम मंडी की निवासी कावेरी ने 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि पर कावेरी को 11 लाख रुपए का चेक प्रदान करने की घोषणा भी की थी। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। आज का जो सबसे अच्छा आंसर है वो प्रीति के द्वारा किया गया है। तो इनके द्वारा बताया गया कि उज्जैन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना भी कहां पर है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि भारत की एकमात्र दक्षिण मुखी स्थित है।
और प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है शिप्रा नदी के किनारे। और हाल ही में मध्य प्रदेश का मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में खोला जा रहा है। जंतर मंतर वेधशाला भी कहां पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। मंगलनाथ मंदिर सांदीपनी आश्रम भी कहां पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हाल ही में उज्जैन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और शिप्रा नदी के तट पर 11,71,078 दीप जलाए गए हैं। और मलखंभ की विजेता पूजा मालवीय को विक्रम अवार्ड दिया गया है और उनका संबंध उज्जैन जिले से है। ठीक है, जो मलखंभ अवार्ड है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश का ये खेल है। तो मलखंभ एकेडमी है दोस्तों, ये भी कहां पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। और मलखंभ के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये प्रभात जोशी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नजदीक है, रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।